हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं माइनर टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। तो देखिए, माइनर टेस्ट 2 में आपके दो टॉपिक मैंने आपको दिए थे, सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म x बाय m इक्वल्स टू k p की पावर 1 बाय n व्हेन n 1 बाय n इक्वल्स टू 0.5। अब देखिए, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। कहने का मतलब ये है कि उसने फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दे रखा है, जो कि एक्चुअल में होता क्या है, x बाय m इक्वल्स टू k p की पावर 1 बाय n ये होता है। अब यहाँ पर 1 बाय n की वैल्यू जो है वेरी करती है, तो इसने क्वेश्चन में 1 बाय n की वैल्यू दे रखी है 0.5। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि x बाय m जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, p की पावर 1 बाय n के। और 1 बाय n जो है वैल्यू वो कितनी है, 0.5। तो 0.5 कह दीजिए, 1/2 कह दीजिए, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट पी। पावर 1/2 का मतलब है रूट पी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम इस तरह के कोई रिलेशन देखते हैं तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, और a प्रोपोर्शनल टू b। अब यहाँ पर b की जो भी पावर है, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, अब वो पावर हाफ हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3/2 कुछ भी हो सकती है। तो अगर a इज प्रोपोर्शनल टू b है और b की जो पावर है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि अगर a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, या b बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा। अगर इसकी पावर 0 है, इसका मतलब a जो है वो b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। और अगर a इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर नेगेटिव है, मतलब -1 है, -½ है, -2 कुछ भी है, इसका मतलब ये होगा कि अगर b बढ़ेगा तो a क्या होगा, कम होगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर दोनों जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, दोनों की पावर पॉजिटिव है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, 1 है, हाफ है, 2 है, कुछ भी है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो पावर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये है कि प्रेशर बढ़ने पर एड्सॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, या एड्सॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पर पावर हाफ है, इसका मतलब रूट में है, मतलब ओवरऑल प्लस में है। तो प्रेशर बढ़ने पे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन चीजें हैं, ये जहां पर भी मैथमेटिकल आएगा वो आपको वहां पर फॉलो करना है, ठीक है। अभी काइनेटिक जब हम पढ़ेंगे वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काफी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, वहां पर हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है जिसमें आपके प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव लोएस्ट फ्लक्चुएशन वैल्यू फॉर कोगुलेटिंग हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है, एक तो इसने हीमोग्लोबिन की बात करी है, किसकी बात करी है, हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन पे आपको चार्ज पता होना चाहिए कि क्या चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इस क्वेश्चन में क्या है खास बात, वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव लोएस्ट फ्लक्चुएशन वैल्यू फॉर कोगुलेटिंग हीमोग्लोबिन। अब नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पावर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, या तो हम उसको फ्लक्चुएशन पावर कहते हैं या कोगुलेशन पावर कहते हैं। अब देखिए, वैल्यू में और पावर में डिफरेंस है, इसको आप ऐसे समझो कि दो अलग अलग टीमें हैं, ठीक है, दो टीम है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा है एक टीम है ए, एक टीम है बी। अब एक टीम जो ए है वो किसी काम को 10 दिन में कर रही है, एक टीम जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर रही है। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई ज्यादा पावरफुल टीम कौन सी है, तो आप कहेंगे ए वाली। क्यों? क्योंकि वो काम को क्या कर रही है, कम समय में कर रही है। लेकिन अगर मैं वैल्यू की बात करूं दिन के, कि भाई कम दिन में कौन कर रहा है, ज्यादा दिन में कौन कर रहा है, तो यहां पर पावर और वैल्यू अपोजिट चल रही है। मतलब अगर दिन की संख्या कम है तो पावर ज्यादा है, दिन की संख्या ज्यादा है तो पावर कम है। वैसे यहां पर इसने फ्लक्चुएशन वैल्यू कहा है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि अमाउंट के फॉर्म में, कि भाई कितना अमाउंट लगेगा। थोड़ा सा उसने क्या है, क्वेश्चन को घुमा दिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा था सेम फ्लक्चुएशन वैल्यू पे। तो उसी कंसेप्ट पे मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो यहां पर आपको बस ध्यान ये रखना है कि पावर और वैल्यू अपोजिट है। वैल्यू का मतलब ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो कम लगेगा तो फ्लक्चुएशन वैल्यू कम है, लेकिन पावर ज्यादा है, तो बस ये ध्यान रखना है वैल्यू और पावर अपोजिट है इस केस में। अब
हीमोग्लोबिन पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन इफेक्टिव आयन है। तो नेगेटिव आयन में अगर मैं चार्ज की बात करूं तो यहां पर -1 है, -2 है, -3 है और -2 है। तो अगर मैं पावर की बात करता तो पावर सबसे ज्यादा किसकी होती? पावर सबसे ज्यादा होती इसकी। अब फ्लैकुलेशन वैल्यू का मतलब है जो सबसे कम काम में आएगा। ये कह रहा है लोएस्ट फ्लॉकुलेशन वैल्यू। अब देखिए लोएस्ट फ्लॉकुलेशन वैल्यू का मतलब क्या है कि पावर सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी। लेकिन फ्लॉकुलेशन वैल्यू सबसे कम किसकी है? जो सबसे कम काम आएगा वो यही काम आएगा। ठीक है, कौन सा काम आएगा? ये लोएस्ट फ्लॉकुलेशन वैल्यू। अब यहां पर आपसे गलती क्या हो गई कि आपने पावर समझ लिया होगा लोएस्ट, तो लोएस्ट पावर में आप इसको टिक कर देंगे। लेकिन लोएस्ट फ्लॉकुलेशन वैल्यू का मतलब कम से कम इलेक्ट्रोलाइट जो काम में आए। तो कम से कम इलेक्ट्रोलाइट काम में आए और आपका काम हो जाए, तो वो कौन सा? यही वाला तो है। तो वैल्यू कम है, पावर ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? Na3PO4। क्यों? क्योंकि यहां पर लोएस्ट फ्लॉकुलेशन वैल्यू मतलब कम से कम काम में आए और आपका कोगुलेशन हो जाए। तो कम से कम ये काम में आएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है? -3। तो यहां पर आपके फ्लॉकुलेशन वैल्यू और पावर अपोजिट है। अगर ये लोएस्ट की जगह हाईएस्ट फ्लॉकुलेशन वैल्यू कहता तो जिसकी पावर सबसे कम है उसके लिए हाईएस्ट वैल्यू आती, और लोएस्ट किसके लिए आई है? जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछ रखा है, मैंने आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोगुलेंट। अब देखिए कोगुलेंट नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। और ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो लगभग सिमिलर क्वेश्चन करवा रखे हैं, मतलब सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन करा रखे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 20 का क्वेश्चन है, ये टेक्निकल असिस्टेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पीपीटी बन जाए। क्या बन जाए? पीपीटी। तो कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन दो अलग अलग कंसेप्ट है। पीपीटी से अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हो तो पेप्टाइजेशन कहते हैं, और कोलोइडल सॉल्यूशन से पीपीटी बनाते हो तो कोगुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कोगुलेशन में हम करते क्या है कि जो आपके कोलोइडल पार्टिकल है उस पर चार्ज होता है, हम उसको अपोजिट चार्ज देके उसको न्यूट्रल करते हैं, और न्यूट्रल करने के बाद क्या होते हैं? वो पार्टिकल जुड़ जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो चार्ज को हम एक्चुअल में बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं कोगुलेशन में, और वो सेटल डाउन हो रहा है। तो जितने भी कोगुलेंट आप काम में लेते हो वो सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि तो 4 में से 3 इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो ये कोगुलेंट की तरह काम नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन मैंने दिया था, उसमें आपके आंसर था एन-हेक्सेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके टेक्निकल असिस्टेंट पूछा रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोगुलेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एसीटोन। मैंने क्वेश्चन में क्या ऑप्शन चेंज कर दिया। कहने का मतलब है 3 इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब ये थ्योरेटिकल चल रहे थे, अब आपके आता है न्यूमेरिकल। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है? 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब ये नहीं भी देता तो भी अंडरस्टूड था कि अगर सॉल्यूट 0.2 मोल है, सॉरी दे रखा है, ये मोल दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं है, तो मोल कुछ भी हो सकते हैं, मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते थे। ऑफ सॉल्वेंट इज 120 mm ऑफ Hg। तो इसने 3 चीज दे दी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना हो तो सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी डेटा दे रखा है पहले वो लिख लीजिए साइड में, और फिर जो निकालना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो यहां पर जो दे रखा है उसमें आपके क्या क्या दे रखा है? सॉल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल, और आपके दे रखा है वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो वेपर प्रेशर है ये किसका है? सॉल्यूशन का। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो मैंने कहा स्मॉल n जो है नंबर ऑफ मोल्स वो दे रखे हैं 0.2, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो दे रखे हैं 0.8, और क्या दे रखा है? सॉल्यूशन का प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है? 120 mmHg। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, 120 mmHg। तो ये कह रहा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन का 120 है, तो प्योर सॉल्वेंट का आपको निकालना है। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि राउट लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें अब कई बार क्या है कि कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, वो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आपने अगर पुराने न्यूमेरिकल देखे होंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, बस फर्क ये है कि उसमें वैल्यू डिफरेंट थी, मैंने वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी। अब इसमें आपको करना क्या है? पहली बात तो यह है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है
सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाता है। तो पहली बात तो आंसर 120 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब 120 से थोड़ा सा ज्यादा है तो एक बार इसको मैं काट नहीं रहा, सॉरी। अब यहाँ पर ये 141.1 है और 150 है, इन दोनों के आंसर होने के चांस ज्यादा है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि अगर आपको प्योर का फॉर्मूला निकालना है तो आपके फॉर्मूला क्या होता है, पी एस इक्वल्स टू पी इंटू, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, प्योर का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके फॉर्मूला है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट एवरेज या हम कहें कि जिसमें हम नेग्लिजिबल मानते हैं सॉल्यूट को, वो वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। देखिए एक्यूरेट जो फॉर्मूला है वो आप पढ़िए, नेग्लिजिबल होगा तो वो बाद में हम उसको कंडीशन लगा के चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहली कंडीशन लगा के फॉर्मूला याद करा तो आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसमें डेटा थोड़ा टिपिकल था, जिसमें सॉल्यूशन या कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा टफ पड़ रहा था। यहाँ पर मैंने जानबूझ के डेटा आपको और आसान दिया है। कैसे आसान दिया है, अब आपको निकालना क्या है, पी निकालना है। तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं वैल्यू क्या पुट करता हूँ, पी एस जो है सॉल्यूशन का वो 120 दे रखा है, पी मुझे निकालना है, इसको मैंने सिंपल छोड़ दिया। कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो है 0.8 और अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यहां पर इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अब इससे सिंपल तो क्या होगा, अब ये P आ गया, आपके P का मतलब क्या है 120 डिवाइडेड बाय 0.8, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 8 एकम 8, 4 बच गए, 8 पंजे 40। अब इससे आसान तो क्या होगा 150। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सेम पैटर्न पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और उसमें दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे आ रहा है, बस वैल्यू चेंज है, तो वो हमें आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको कई बार कहता हूं कि जब आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें काफी क्वेश्चन एज इट इज आएंगे और काफी क्वेश्चन सिमिलर आएंगे या मिलते जुलते आएंगे। उसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, पावर डिफरेंट थी, मतलब पावर 1 थी, मैंने पावर हाफ कर दी, मतलब क्वेश्चन क्या था, सेम था, मैंने उसकी पावर चेंज कर दी, मतलब मिलता जुलता हो गया, सेम नहीं है। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंसेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी में मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए। तो अगर वो पुराने क्वेश्चन हमारे ढंग से पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन हमें आसानी से आ जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें कंसेप्ट लर्निंग करनी है कि अगर एक फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल पूछा है और हमें सॉल्व करना आ गया, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, अब इसमें मैं अगर ये वैल्यू चेंज कर दूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट ही तो चेंज होगा, या मैं ये वैल्यू चेंज कर दूंगा तो कैलकुलेशन का पार्ट चेंज होगा, लेकिन फॉर्मूला और मेथड जो है सॉल्व करने का वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर तो उल्टा मैंने जानबूझ के आपको वैल्यू ऐसी दी है कि कैलकुलेशन आसान रहे। तो ये तो आपके 1 हो गया नीचे, और 0.8 से आप डिवाइड करेंगे 150 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ 150। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ब्रैकेट में दे रखा है कंसिडरिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। ये कह रहा है निम्न में से किस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आयोनाइजेशन कंप्लीट मानना है, अगर ये नहीं भी मेंशन करता तो हमें आयोनाइजेशन क्या मानना था, कंप्लीट मानना था। अब हम करते क्या है, यहाँ पर आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालनी होती है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो जितने आयन बना रहा है उसको उसके कंसंट्रेशन से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको पार्टिकल की संख्या से मतलब है, पार्टिकल के नेचर से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं सोडियम सल्फेट की बात कर रहा हूं तो ये ब्रेक होने के बाद कितने आयन देगा, टोटल 3 आयन देगा, 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन। तो इसके कणों की संख्या 3 गुना हो गई, तो जो थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन दे रखी है उसको 3 से गुणा करेंगे तो ये आ गई 0.03। ठीक है, ये यूरिया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सेम रहेगी, ग्लूकोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सेम रहेगी, पोटेशियम नाइट्रेट दुगनी हो जाएगी तो ये हो जाएगी 0.02। तो ये तो हमने इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकाल ली। तो जब आपके वॉन्टो फैक्टर नहीं दे रखा है मतलब आपको उसके आयनों की संख्या से उसको गुणा करना है। तो ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन आ गई। अब आपके पास 0.03, 0.015, 0.01, 0.02।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हाईएस्ट किसकी आएगी, तो जिसकी आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रही है, सबसे ज्यादा उसकी ज्यादा आएगी। तो सबसे ज्यादा आपको किसकी दिख रही है, ये आपके 0.01 है, 0.02 है, 0.015 है, ये आपको सबसे ज्यादा दिख रही है, तो आप इसको आंसर टिक कर देंगे। लेकिन उसने एक्चुअल में पूछा क्या है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। क्या पूछा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर कहीं पर भी डिप्रेशन शब्द नहीं है। तो जब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का अगर फ्रीजिंग पॉइंट ये है, तो जितना आप कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे सॉल्यूट की, पार्टिकल ज्यादा लेंगे, उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर मैं कहूँ सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, क्योंकि उसमें डिप्रेशन क्या हुआ, सबसे कम हुआ है। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लोएस्ट सबसे कम किसकी दिख रही है कंसंट्रेशन, इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज का फर्क है। तो दो कंसेप्ट आपको आने चाहिए, एक तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन और दूसरा ये वाला कि उसने पूछा क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा उसने। अब इसने देखिए क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है। अब आपको फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू के एच एक्स। अगर आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है तो के एच जो है वो है P अपॉन एक्स। प्रेशर आपको दे रखा है न्यूमेरिकल में, एक्स दे रखा है, वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछने का आई थिंक कोई सेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आपको हेनरी लॉ पता है, हेनरी लॉ का फॉर्मूला पता है, वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है MgCl2 के लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए अल्फा की वैल्यू दे रखी है 50%। वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछा है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो I इक्वल्स टू, जो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, वो होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस। n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आयंस। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में टोटल नंबर ऑफ आयंस की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहां पर अगर हम बात करें I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, इसका मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2। तो I इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। अब यहां पर अल्फा जो है परसेंटेज में दे रखा है, अगर इसको मुझे डेसिमल में लेना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 0.5। तो इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू रखूंगा I इक्वल्स टू 1 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 0.5, मतलब 2 को आप हाफ से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। सिंपल सा है। मतलब आप इसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, और जो अल्फा परसेंटेज में दे रखा है उसको फ्रैक्शन में लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज 1 बार। प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, वेपर प्रेशर कितना है, 1 बार। ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूं, 1 बार। आगे दे रखा है अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, सॉलिड मतलब एक तरह से सॉल्यूट की बात हो रही है, वेइंग 7.5 ग्राम, वेट दे रखा है 7.5 ग्राम सॉल्यूट का। व्हेन एडिड टू 36 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है, 36 ग्राम। मोलर मास दे रखा है सॉल्वेंट का कितना है, 80 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज, तो जब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात आती है तो ये 0.9 बार आ रहा है। द मोलर मास ऑफ सॉलिड इज, सॉलिड का मोलर मास पूछा है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जब हम फॉर्मूले पढ़ते हैं तो वहां पर हम राउंड ऑफ की बात करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब हम नेग्लिजिबल, मतलब हम कह सकते हैं कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो वहां पर हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक्यूरेट फॉर्मूले की बात करें तो एक्यूरेट फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूमेरिकल देखा था, क्या फॉर्मूला था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, PS इक्वल्स टू P मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि है कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। अब यहां पर मैं डायरेक्ट जो है मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल रहा सॉल्यूट का, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं। तो यहां पर जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपके 0.9। प्योर का कितना दे रखा है, 1। ठीक है, सिंपल सा डेटा दे रखा है ताकि आपको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स तो मैं निकाल ही सकता हूं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट के तो एटलीस्ट निकाल सकता हूं। तो सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 36, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 80। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/20। अब 9/20 को भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट लगाते ये आ गया 0,
0.45। इसका मतलब आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.45। तो मैं यहाँ पर 0.45 लिख देता हूँ, और ये है आपके 0.45 प्लस स्मॉल एन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9, ब्रैकेट में हो गया 0.45 प्लस एन इक्वल्स टू 0.45। अब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 0.9 इंटू 0.45। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, सिंपल ऐसे छोड़ दिया, प्लस 0.9 एन इक्वल्स टू 0.45। अब यहां पर जब आप चेक करेंगे तो ये आपके हो गया 0.9 एन। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.45, ये तो यही रह गया, और ये जब इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, ये आपके हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ये हो जाएगा 0.9 इंटू 0.45। तो यहां पर मैंने क्या कहा, 0.9 एन है। अब 0.45 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस 0.45 कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस 0.9। फिर ये आपके n जो है एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.45 अपॉन 0.9, इसको आप 0 भी लगा सकते हैं, और 1 में से 0.9 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये जो है, ये मैंने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया, 0.1 हटाने के लिए मैंने नीचे एक 10 लगा दिया एक बार को, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 10 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हो गया 2 5। तो 5/100, इसका मतलब ये हो गया 0.05। अब 0.05 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 7.5, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है तो मैंने m कह दिया उसको। तो m जब मुझे निकालना है तो m मैंने क्या कह दिया, ये m ऊपर चला गया, 7.5 अपॉन 0.05, ये 0 लग गया, ये पॉइंट हट गया, ये हो गया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 150, आंसर आएगा 150। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो गया है, या हम कह सकते हैं थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया है। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप या तो ऐसे प्रॉपर सॉल्व करें, या हिट एंड ट्राई मेथड होता है। हिट एंड ट्राई मेथड का मतलब क्या है कि आप एक आंसर को राइट मान लीजिए और फिर चेक करिए कि आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको क्रॉस चेक करना है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने क्या करा कि मान लीजिए, क्योंकि अब हमारा आंसर आ चुका तो मुझे क्रॉस चेक करना है, तो मैंने क्या कहा कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मुझे निकालना है, तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट 150 मान लिया। तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो वेट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट इन ग्राम कितना है 7.5, और मॉलिक्यूलर वेट मैंने क्या माना 150। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आएंगे 0.05, और 0.05 जब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो मैं मोल फ्रैक्शन जब निकालूंगा तो ये क्योंकि 0.9 है तो ये भी 0.9 आना चाहिए। और 0.9 आने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 0.45 है तो ये पॉइंट क्या आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। तो 0.5 कब आएगा, जब ये 0.05 आएगा। तो ये पॉइंट क्या आना चाहिए 0.05, जो कि आप चेक करेंगे तो सेम यही आएगा। तो कहने का मतलब है तरीका यही है, फॉर्मूला यही है, बस कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा लेंदी होता है इसलिए हमको टफ लगता है। लेकिन एक बार आंसर आ जाए तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक। जब मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था तो मैंने ऐसे सॉल्व नहीं किया था, मुझे तो क्वेश्चन बनाना था। तो मैंने क्या करा कि ये आपके 1 है, तो मैंने क्या कहा सॉल्यूशन का कितना हो गया 0.9। इसका सीधा सीधा सा मीनिंग ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.9 आ रहा है। तो 0.9 आ रहा है तो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अगर 0.45 है तो नीचे आएगा 0.5, तो नीचे 0.5 आएगा तो ये कितना आना चाहिए 0.05। तो 0.05 आ रहा है तो वो कब आ रहा है, जब ये और ये आपके उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। चलिए, ये पैटर्न था सॉल्व करने का, तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एल्यूमिनियम नाइट्रेट दे रखा है जिसके आपके 0.2 मोल दे रखे हैं। ठीक है, ये कंसेंट्रेशन दे रखी है, 0.2 मोलैरिटी दे रखी है एल्यूमिनियम नाइट्रेट की। अब इसने आई दे रखा है और अल्फा पूछा है। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन जो था उसमें अल्फा दे रखा था, आई पूछा था। अब इसमें आई दे रखा है, अल्फा पूछा है।
तो कहने का मतलब है फॉर्मूला सेम है, पैटर्न सेम है सॉल्व करने का, बस चीज डिफरेंट पूछनी। तो यहां पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला सेम लगाना है। फॉर्मूला क्या करना है, सेम लगाना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बता देता हूँ। सीधी सीधी सी बात ये है कि आई इक्वल्स टू 1 + n-1 अल्फा। तो आई कितना दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट के केस में 2.74। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। आई इक्वल्स टू 2.74 दे रखा है, मैंने लिख दिया 1 + n-1 अल्फा। तो 1 तो लिख ही देता हूं, प्लस n-1, n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आयंस। एल्यूमिनियम नाइट्रेट के केस में अब यहाँ पर Al3 होगा, ये क्या होगा 3। एल्यूमिनियम नाइट्रेट के केस में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट के केस में टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 है। तो जब मैं 4 की बात कर रहा हूं तो n-1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया 1 + 3 अल्फा, ठीक है। तो 2.74 इक्वल्स टू 1 + 3 अल्फा, तो 3 अल्फा इक्वल्स टू 2.74 - 1। 3 अल्फा इक्वल्स टू 1.74, अल्फा इक्वल्स टू 1.74/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। उसके बाद बचा कितना 2, 3 × 8 = 24.58। तो यहाँ पर अल्फा कितना आ रहा है 0.58। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो अगर डेसिमल में है तो 0.58, परसेंटेज में तो 58%, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। परसेंटेज में आप इसको लिखेंगे तो 58% आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट दे रखा, बात वही है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई 58% है, 0.58 है, इसमें आप 0.58 वैल्यू पुट करिए, टैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन से बिल्कुल डिट्टो सेम है। इसको अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गई। कैसे, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज 90 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज। ये दे रखा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, साथ में उसने कंडीशन दे दी कि भाई 5 ग्राम तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और 90 ग्राम वाटर है। तो जैसे उसने वाटर कहा मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट इनडायरेक्टली आपको खुद को पता होना चाहिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर इज दिस, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज। तो सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा आपके, सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर, और ये पी किसका है, प्योर का। ये आपके हो गया कैपिटल N/कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ये सेम फॉर्मूला लग रहा है आपके। अब यहां पर जो जो डेटा दे रखा है वो आपको पता है, PS दे रखा है, P दे रखा है। तो PS कितना है सॉल्यूशन का, वो दे रखा है 2970, और कैपिटल P को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहां पर ले जाके, तो ये हो जाएगा 3000। और ये आपके हो गया कैपिटल N जो है नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम 90 है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। तो जब आप 90 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 से सॉरी 5 आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 5। तो ये 5 आ गए, ये हो गया 5 प्लस स्मॉल n। स्मॉल n मुझे पता नहीं है कि कितना आएगा, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल में वेट चाहिए, क्या चाहिए वेट, और ये 5 ग्राम तो दे ही रखा है। अब यहां पर मैं स्मॉल n निकालना है मुझे, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपके 10 से 10 हो गया, और ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.939 27, 9 × 27, फिर 2 बचा तो वापस से 9 आएगा, तो ये 0.99 आ गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है 0.99 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 प्लस स्मॉल n इक्वल्स टू 5। अब आपने क्या करा, 0.99 को मल्टीप्लाई करा 5 से, प्लस 0.99n इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया 0.99n इक्वल्स टू, ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस 0.99 इंटू 5। तो ये हो गया आपके 0.99 स्मॉल n इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर 5 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस 0.99, ठीक है। तो ये हो गया n। अब यहाँ पर ये हो गया 5 और एक में से 0.99 निकाल देंगे तो ये होगा 0.01 अपॉन, ये हो गया 0.99, ये पॉइंट से पॉइंट गया। ये आपके वैल्यू आ गई स्मॉल n की 5/90
9। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट इन ग्राम कितना दे रखा है इसका, 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट क्या है मुझे निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट क्या करना है मुझे निकालना है। यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन कहीं ना कहीं होगा। देखिए ये है 2970 और ये हो गया 3000, ये हो गया आपके 5, ये हो गया 5 + n, तो ये ओके हो गया 0.99, यहाँ तक ठीक है। 0.99 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 0.99 और ये आपके हो गया 5। इसके बाद आपने इसको सॉल्व करा तो मॉलिक्यूलर वेट जो आ रहा है आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 99 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो इसका आंसर आप 100 कह सकते हैं, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग यही आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर इज। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था वहां हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात की थी और हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात की थी। हमने कहा था कि हेनरी लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी अपोजिट चलते हैं, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। फिर वहां पर मैंने आपको 3-4 गैस का ऑर्डर दिया था, और अगर आपको ध्यान हो तो थ्योरी वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर जिनॉन हो और ऑक्सीजन भी हो तो वहां पर क्या ऑर्डर होगा। तो जिन्होंने कमेंट किया था तो उनको तो मैंने सही आंसर बता दिया था, तो जिन्होंने नहीं किया था उनको पता नहीं है। देखिए ये देखा जाए तो एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक का भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक में आपके ऑक्सीजन भी आती है, नोबल गैसेस भी आती है। तो ये एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब होता क्या है कि इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि हम पढ़ते हैं कि नोबल गैस जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती या ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, और हम ये भी कहते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन इस केस में बात ये है कि इसका आंसर है जिनॉन। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक बार तो देखने पे आपको लगेगा ऑप्शन आंसर होना चाहिए, जो कि काफी हद तक हमको लगता है सही भी है, लेकिन इसका आंसर है जिनॉन। तो इसका बहुत ज्यादा तो हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो वेट होता है वो बढ़ता जाता है, और हम कह सकते हैं साइज भी जो है वो बढ़ता जाता है। तो वेट बढ़ने की वजह से, साइज बढ़ने की वजह से हम कह सकते हैं पोलैरिटी बढ़ने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड ऑफ द डे हम क्या कह सकते हैं कि ये डेटाबेस क्वेश्चन है कि भाई सॉल्युबिलिटी का डेटा जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा है, तो आंसर है जिनॉन। इसका आंसर क्या है, जिनॉन। ये क्वेश्चन आरपीसी ने पूछ रखा है। एग्जैक्ट मुझे एग्जाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये आरपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स देखेंगे तो पी ब्लॉक की शीट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर का कंसेप्ट क्या होता है, भाई प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अब क्यों जल्दी बनता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी लिक्विड है, ठीक है, उसकी जो वेपर है लिक्विड की, वो एक वेपर प्रेशर लगाती है, मतलब उस वेपर का एक प्रेशर होता है। तो लिक्विड और वेपर क्या है, साम्य में है, और वेपर जो है वो लिक्विड पे प्रेशर लगा रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अब प्रेशर कुकर में क्या कर रहे हैं, हम इसको ऊपर से पैक कर देते हैं। तो पैक करने से क्या हो रहा है कि जो वेपर है वो अब फ्री नहीं है एटमॉस्फेयर में जाने के लिए, वो पूरा पैक हो गया। तो वो जो ऊपर का जो एनवायरनमेंट है वो इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काम कर रहा है। तो क्योंकि जैसे जैसे वेपर बनेगी ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा, तो वहां पर जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ही ज्यादा हो गया। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास जाएगी, तो वो लगभग कंसेप्ट क्या हो गया कि वेपर, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर, अब यहां पर आपको नॉर्मली क्या करना था, वेपर प्रेशर को इक्वल करना था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता, जो कि नॉर्मली वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब क्योंकि आपने उसको कवर कर दिया, तो जो अब एटमॉस्फेयर है उसका, वो ये वाला एरिया है जो कि कवर्ड है, तो उसका अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ओपन में होता है उससे काफी ज्यादा हो गया। तो अब वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है, या हम कह सकते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर कुकर का कंसेप्ट ये है कि जब आप उसके एटमॉस्फेयर को पैक कर रहे हैं तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया इनडायरेक्टली, और अब वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। अब उससे होता क्या है कि एक वाटर बॉईल हो रहा है 100 डिग्री टेम्परेचर पे, एक वाटर बॉईल हो रहा है 200 डिग्री टेम्परेचर पे। तो दोनों में टेम्परेचर का फर्क कितना आ गया, 100 डिग्री का। समझाने के लिए बता रहा हूं,
तो 200 पे खाना जल्दी बनेगा या 100 पे खाना जल्दी बनेगा? 200 पे जल्दी बनेगा। तो प्रेशर कुकर क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। आगे बात करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम वेरी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे क्वेश्चन आता था कि भाई पहाड़ पे जाएंगे तो खाना जल्दी बनेगा या देर से बनेगा, या दाल पका रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं, तो पहाड़ पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उससे क्या होगा कि जो आप बॉईल कर रहे हो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो सीधा सा कंसेप्ट ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो आप एक चीज देखेंगे, जब आप चांद पे ले जाएं वाटर को तो वो वहां पर बॉईल होने लग जाएगा बिना गर्म करे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है। तो वेपर सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है तो वो वहां पर बॉईल होने लग जाएगा। तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। तो ये आपके प्रेशर कुकर का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो गलती होती है वो ये होती है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के छोड़ देते हैं। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे, एटम्स पूछे। ये बेसिक डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की खास बात है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट क्या है? वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 टू 32, 32 और 12 44, मतलब वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44 डिवाइडेड बाय 44। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? एक। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है? 3। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, तो 3/2 मतलब 1.5। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओजोन की, तो 16 इंटू 3 48, मतलब 48 डिवाइडेड बाय 48 मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। और इसके कितने हो गए? 48 और ये होता है 32, तो 48 32 मतलब 80, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए? 1। अब यहां पर क्या है कि अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे होते या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे होते तो आंसर हो जाता हाइड्रोजन। लेकिन उसने ना तो नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं ना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो ये आपके यहां तक आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो उसको एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने सीधा सीधा ये कर दिया Na। ये हम पहुंच गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो पहले मैंने क्या करा? नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, तो मैंने ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले। फिर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को उसके एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम पहुंच गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एटॉमिसिटी चेक करनी है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3 3। इसकी कितनी है? 2 2। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3 3। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 4 इंटू 4। तो अगर आप सिंपल सा ऐसे समझे कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल जो है CO2 उसमें कितने एटम है? 3। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने? 4। तो अब मेरे पास मॉलिक्यूल की संख्या है, उसको मैंने उसके एटम की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जब आप देखेंगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कितना आ रहा है? 1 इंटू 3 मतलब 3 Na के बराबर एटम है। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके आ रहा है 3 Na। तीसरा जो ऑप्शन है वो कितना आ रहा है? 1.5 इंटू 2 मतलब 3 Na, ये भी 3 Na आ रहा है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कितना है? 4 इंटू Na। तो यहां पर आंसर क्या है? फोर्थ। आंसर क्या है? फोर्थ। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब यहां पर आपने किया क्या होगा? आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले होंगे। अब मैंने क्योंकि जानबूझ के डेटा ऐसा दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स इसके ज्यादा है, तो जैसे इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा आएंगे, बाकी के लग रहा है तो सबके तो एक ही आ रहे हैं, तो आंसर ये आप टिक कर देंगे। लेकिन आंसर ये है, अगर इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते तो फिर आप एक बार कंफ्यूज जाते हैं। तो इसलिए जानबूझ के आपको डेटा ऐसा दिया जाता है कि आपको लगे हाँ ये आंसर है। लेकिन ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फिर भी ठीक था, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स के लिए ठीक नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स के लिए आंसर वो है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात होती तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What would be the concentration of H plus ion when 4.9 ग्राम of H2SO4 is dissolved in 200 ml water? अब देखिए इससे तो सिंपल क्या ही होगा, नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आपके सॉल्यूशन में।
तो व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो नॉर्मेलिटी जब आपको निकालनी है तो नॉर्मेलिटी का मतलब ही क्या है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। नॉर्मेलिटी का मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो नॉर्मेलिटी क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका 49। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है 49। वॉल्यूम कितना है 200 ml। इसको अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे 200 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 1/2। अब ये आपके क्या आ गया 1/2 आ गया। ये आपके एक गलती जो मैंने करी, हाँ सही है, ये 1/2 आ गया। अब 1/2 जब आपके आ गया तो 1/2 क्या 0.5n आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5n। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपके H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आप नॉर्मेलिटी में कहो मोलैरिटी में कहो एक ही बात है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का मतलब एक तरह से नॉर्मेलिटी पूछा है, तो नॉर्मेलिटी आपको क्या निकालनी है, तुल्यांकी भार, वो वेट इन ग्राम अपॉन तुल्यांकी भार। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 49 और बाकी मैंने इसको सॉल्व कर दिया फॉर्मूला लगा के, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉन्टो फैक्टर दे रखा 1.5, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट दे रखा 75। एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट जो स्टार्टिंग में हमने ले रखा है। अब ये कह रहा है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो यहां पर आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है आई का फॉर्मूला क्या है, वॉन्टो फैक्टर जो है वो क्या है, वॉन्टो फैक्टर ये है एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग कह सकते हैं, एक्चुअल को मॉलिक्यूलर वेट को आप थ्योरेटिकल कह सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो अब यहां पर सीधी सीधी सी बात है, आई कितना है 1.5 और एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट है 75, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो होगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट होगा 75 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 50। आंसर कितना आ जाएगा 50। ये मैंने आपको समझाया था थ्योरी के टाइम पे कि ये मान लीजिए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है तो इसका एक मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया, वॉन्टो फैक्टर जो है वो 1.5 है, इसका मतलब पार्टिकल टूट रहा है, ये मैंने पार्टिकल तोड़ा, तो नो डाउट जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है पहले की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो अब आप चेक कर लीजिए कि भाई स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल 75 है तो उससे कम आएगा और मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आपके देर का, अब देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको ये कैसे नहीं आ रहे। अब ये मोल फ्रैक्शन पूछा है, अब इसमें तो आई थिंक ऐसा कोई है भी नहीं कि कोई कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कैसे सॉल्व करना है। इसमें NaCl का वेट दे रखा है, वाटर का वेट दे रखा है और मोल फ्रैक्शन पूछा है NaCl का। तो आपको करना क्या है, NaCl का मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, NaCl के पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं। ये मैंने कह दिया स्मॉल n है, तो NaCl का स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अब NaCl का वेट कितना दे रखा 5.85, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5। भाई Na का 23 होता है एटॉमिक वेट और Cl का होता है 35.5, 58.5 हो जाएगा। तो डेटा आपको इस हिसाब से दे रखा है, ये 5.85 है, ये हो गया 58.5। समझ में आ रही बात, तो ये पॉइंट हटाया तो ये इधर पॉइंट आ गया, ये हट गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/10, 0.1, मतलब NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1। अब मैं जो वाटर के निकालने, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 88.2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, वाटर के। अब इसको मान लीजिए सॉल्व करने का अगर हम ट्राई करें तो ये हो रखा है 88.2 ग्राम, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 44190, तो ये आपके हो गया 441 और ये हो गया 90, ये हो गया 81। ठीक है, तो ये हो गया आपके 0.4 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट आने के बाद ये 0 लग गया, ये 9 आ गया।
मतलब 4.9 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 4.9। अब 4.9 H2O क्या आ गया, अब आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, NaCl का। तो NaCl का जब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, तो ये हो गया 0.1, और टोटल मोल नीचे। टोटल मोल कितने आ रहे हैं 4.9 प्लस 0.1 कितना हो गया 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पॉइंट को हटा के मैंने कर दिया 10 की घात -1, अब एक जीरो मैंने और लगा दिया, -2 कर दिया, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻², मतलब 0.02 आंसर। अब ये तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैं आपको सिखाने से रहा, ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी अच्छा है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो अभी अब जब हमने पहले वाले क्वेश्चन करे थे वेपर प्रेशर वाले, तो वहां तो मोल फ्रैक्शन हमको निकालना था, कैलकुलेशन और लेंथी थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे से प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ x ग्राम मीथेन। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बना किसके, मीथेन के कंबशन से, तो कितने ग्राम से कितना बनेगा, वो एक कैलकुलेशन है। अब देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन क्या है, जैसे मान लीजिए मैं मीथेन का कंबशन कर रहा हूं, तो मीथेन की मैंने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, और मैंने क्या बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर बन गया, तो वाटर भी बना देते हैं प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो अगर मीथेन 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा 1 मोल होगा। वाटर जो है वो कितने होगा 2 मोल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर, तो वाटर 2 है। तो अब इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, तो मैंने कह दिया वाटर 2 मोल है, तो ये रिएक्शन कार्बन फिक्स है, हाइड्रोजन फिक्स है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मुझे बैलेंस करना है, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 बिल्कुल बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 है ये 2 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करने, ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2 और 2 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब यहां पर बात केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की हो रही है, बाकी किसी की नहीं हो रही, तो इसको छोड़ देते हैं। तो केवल मीथेन की बात करें तो मीथेन 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है 1 है, बाकी छोड़ देते हैं। तो 1 मोल मीथेन अगर आप लोगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब यहां पर बात यह है कि 1 मोल मीथेन लेंगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 1 मोल मीथेन का मतलब कितना होता है 12 और 4 16 ग्राम, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कितना है 44 ग्राम। इसका मतलब 16 ग्राम मीथेन लेंगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है 11 ग्राम, तो मीथेन कितना लिया होगा। तो आप इसको सिंपल समझ लीजिए कि भाई 16 से 44 बन रहा है, तो 11 कितने से बनेगा, तो 4 से भाग दे दीजिए दोनों को, तो 4 चौक 16 और ये 11 आ गया। 16 से 44 बन रहा है तो 4 से 11 बन जाएगा, कैसे ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कितने से बनेगा 4 ग्राम मीथेन से। कितने से बनेगा 4 ग्राम मीथेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 किलोग्राम वाटर टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NaCl नीडेड। KF की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर हम जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है del TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। del TF क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो टेम्परेचर में कमी आई है वो है। KF क्या है कांस्टेंट है, और m क्या है मोलैलिटी है। अब यहां पर del TF की वैल्यू कितनी है 20। कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां पर वैल्यू हमेशा केल्विन में लेनी होती है, लेकिन जब हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो सेम ही आता है। ठीक है, तो डिफरेंस आपके 20 डिग्री है, मतलब जो नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, और यहाँ पर कितना आ रहा है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके आ गया डिफरेंस, द टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 किलोग्राम वाटर टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 0 डिग्री और -20 में कितने का अंतर है 20 का। अब अगर हम टेक्निकल जाएं तो ये del TF नेगेटिव है, तो KF की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, लेकिन क्योंकि उसने नेगेटिव नहीं दी तो कोई बात नहीं, तो ये 20 हो गई। अब KF की वैल्यू कितनी है 1.86, और m क्या है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम, तो वो तो 1 ही दे रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स मैंने n लिख दिए, पर किलोग्राम में तो 1 किलोग्राम वाटर दे रखा है। अब इसने आपने क्या करा नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो ये आपके आ गया 20 डिवाइडेड बाय 1.86। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 10.75। तो जैसे आपका आएगा आप इसको टिक कर देंगे। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि NaCl की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? NaCl की। और NaCl है इलेक्ट्रोलाइट। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वहां पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन आती है। क्या आती है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी संख्या 10.75 है। इफेक्टिव मतलब टूटने के बाद, अगर हम 100% आयोनाइजेशन माने, इसका मतलब एक्चुअल में कितने थे? एक्चुअल में इसके आधे थे, क्योंकि NaCl कितने आयन देता है? 2 आयन देता है। तो आपके जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉरी, वो 10.75 है, लेकिन एक्चुअल जो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स है वो उसके हाफ है। तो आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा? ये। क्यों? क्योंकि जब हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेते हैं तो जस्ट ट्वाइस हो जाती है। तो स्टार्टिंग में आपने इतने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, लेकिन वो इफेक्टिवली कितने हो गए? इतने हो गए। तो ये आपकी जब इफेक्टिवली आप करेंगे तो ये n जो है यहाँ पर फॉर्मूले में ये इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स इतने आ रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल आपने कितने लिए थे? 5.37। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही इलेक्ट्रोलाइट वाला है, बाकी तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल से मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शुगर है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, दोनों के सॉल्यूशन है, दोनों आपस में आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। साथ में कंडीशन दे रखी है कि भाई आइसोटोनिक है और वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। तो अब ये कह रहा है कि अगर शुगर के नंबर ऑफ मोल्स की संख्या है 0.4 मोल, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए AlCl3 के कितने मोल चाहिए? तो देखिए होता क्या है कि अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं, उसका मतलब दोनों की इफेक्टिव कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए, तो उससे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ जाएगा। अब मैंने इफेक्टिव टर्म काम में लिया क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट है। तो कंसंट्रेशन में आपके वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स बराबर होने चाहिए। तो इसके तो शुगर के तो थ्योरेटिकल और इफेक्टिव बराबर ही है। अब इसके थ्योरेटिकल जितने मोल होंगे उसके इफेक्टिव निकालने के लिए आपको उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? 4। मतलब थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स x हैं, उसको 4 से गुणा करने के बाद मुझे इतने मिल जाने चाहिए। कितने मिल जाने चाहिए? 0.4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 मोल इसके 4 मोल के बराबर है, तो ये 0.1 होगा इंटू मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 0.4 मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 मोल। क्लियर है? तो कहने का मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलाइट वाला, जिसमें आप वॉन्टो फैक्टर समझ लो, नंबर ऑफ आयन समझ लो, कई क्वेश्चन में मिक्स कर देते हैं, वो एक तरह से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% CaCO3 क्या है? अगर आपने थ्योरी वीडियो ढंग से देखा हो तो मैंने वहां पर आपको समझाया था कि इस तरह से परसेंटेज को वो मोलैरिटी में रिलेट करता है। तो मैं थोड़ा सा वापस बताता हूँ। 1% का मतलब यहाँ पर क्या है? 1% का मतलब है 1 ग्राम जो भी दे रखा सब्सटेंस कितने में? 100 ml में। 100 ml में। अब ये जो ml है आप सॉल्यूशन का मानो। किसका मानो? सॉल्यूशन का। और ये जो ग्राम है किसका? सॉल्यूट का। तो अगर किसी का भी परसेंटेज में दे रखा है कि जैसे 1% दिस, 1% दिस, 2% दिस, etc, तो परसेंटेज में दे रखा है, इसका मतलब उतने ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी परसेंटेज दे रखे उसको मैंने 10 से गुणा कर दिया। इस केस में क्या हो जाएगा? 1% का मतलब 1 ग्राम था, तो 10 से गुणा करा तो ये क्या हो गया? 10 ग्राम। अब ये 100 ml में था, अब ये कितने में हो गया? 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर में क्या आ गया? वेट आ गया। अब मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितने में? 1 लीटर में। तो यहां पर क्या? 1 लीटर ही तो है। तो सीधा सीधा मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि मोलैरिटी जो है, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको आप 10 से गुणा करो और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, वो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोलैरिटी। तो अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की मोलैरिटी निकालनी है तो परसेंटेज कितना दे रखा है? 1, 10 से गुणा कर दिया, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है? 100, 0.1 आंसर। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने थ्योरी में बता रखा है आपको, ठीक है। तो 1% का मतलब होता है 100 ml में उतने ग्राम। तो 10 से गुणा करूंगा तो 1000 ml में आ गया, मतलब 1 लीटर में ग्राम आ गए। और नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और 1 लीटर है मतलब उसकी मोलैरिटी हो गई। ये आपकी फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3.42% केन शुगर आइसोटोनिक है। अब सीधी सी बात, सेम कंसेप्ट लग रहा है। 3.42 है तो मुझे मोलैरिटी निकालनी है केन शुगर की। तो 3.42 इंटू 10 डिवाइडेड बाय,
अब केन शुगर क्या होती है? सुक्रोस। तो सुक्रोस को जब आप उसके मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 342 आता है। कितना आता है? 342। ये पॉइंट मैंने हटा दिया तो नीचे क्या आ गया? 100। एक जीरो से एक जीरो हो गया, 1/10। मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.1। अब 0.1 आप देखेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। 0.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे दे रखा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 6% सॉल्यूशन। देखिए सारे परसेंटेज वाले हैं। ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कह रहा है कि इस का जो है 6% सॉल्यूशन है यूरिया का, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? अब देखिए ये भी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे? सबसे पहले तो आपको मोलैरिटी निकालनी आनी चाहिए। तो जब आप यूरिया की मोलैरिटी निकालेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें अच्छी बात ये कि उसने मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है यूरिया का, जो कि 60 है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यूरिया के लिए मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कितना दे रखा है? 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60। 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो मोलैरिटी 1 आ गया। और आपके ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी कितना है? मोलैरिटी 1 आ गया। तो पाई इक्वल्स टू आर इंटू टी। अब आर जो है आपके जो ऑप्शन है वो एटमॉस्फेयर में है, तो आर की जो एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू है वो रखनी है। और टेम्परेचर आपको रखना है केल्विन में। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 करना है। तो ये 300 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आर की आपको वो वाली वैल्यू रखनी है जिस यूनिट में ऑप्शन है। बेसिकली एटमॉस्फेयर में है, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है 0.082 होती है। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो वैल्यू आप रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो परसेंटेज वाले कंसेप्ट थे, ये डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आपने पूछ लिए। तो परसेंटेज वाले मैंने आपको बता रखा है। जो परसेंटेज दे रखा है उसको 10 से गुणा करो, मॉलिक्यूलर वेट से भाग दो, कंसंट्रेशन आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये आपके सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। पाई इक्वल्स टू सी आर टी। कंसंट्रेशन निकाली, 1 आ गई। आर टी, आर की वैल्यू रखो, बता रखी है आपको, टेम्परेचर केल्विन में बता दिया, वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। तो ये आपके माइनर टेस्ट जो 2 था, उसमें जितने भी आपके डाउट थे, जो भी डाउट थे, वो मैंने यहाँ पर सारे सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।